देखो भाई लोग, हम आज पढ़ने वाले हैं रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो लेवल वाला। लेकिन इसमें आज हम डेरिवेशंस नहीं करेंगे। हम सिर्फ थ्योरी और फार्मूलाज पे ध्यान देंगे ताकि इससे जो नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं वो हम कर सकें। और अगले पार्ट में हम करेंगे सारे की सारी डेरिवेशंस। लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहली चीज़, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, ट्रांसपेरेंट और ओपेक, it is partially sent back by the surface in the same medium through which it had came. This phenomenon is called reflection of the light by the surface. अगर अंग्रेज़ी कमज़ोर हो मेरी तरह तो कोई बात नहीं। यहाँ पर तुम्हारे पास एक सपोज ये ग्लास है ना। ये ग्लास इज़ अ रिफ्लेक्टिंग मीडियम, या फिर एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा शाइनी है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। इससे अगर लाइट इस पर स्ट्राइक करेगी तो उसी डायरेक्शन में फॉल बैक हो जाएगी जिस तरफ से आई थी। तो सपोज़ यहाँ से एक लाइट आई, अरे यार मैंने क्लास छोटा बना दिया, कोई बात नहीं, है ना। अब ये जब इस पर फॉल करी तो उसी मीडियम में दोबारा चली गई, दिस मीडियम वन या फिर म्यू वन। एंड नीचे कोई मीडियम नहीं है क्योंकि ग्लास है तो वहाँ सरफेस है। ये है रे, ये आ रही है यहाँ से एंड ये जा रही है यहाँ पे, एंड दिस इज़ नथिंग बट अ परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल। तो यह हो गया तुम्हारा रिफ्लेक्शन। अब इसमें होती है दो चीज़ें, पहली एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रे जहाँ से आ रही है वो एंगल जो ये नॉर्मल के साथ बना रही है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और वो एंगल जो ये दोबारा बाउंस बैक करते हुए बना रही है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। नाउ वी हैव टू now we have two laws of reflection. First states angle of incidence is equals to angle of reflection. That is, angle of incidence is equals to angle of reflection. बस। अब ये चीज़ जो है ना ये हम यहाँ पे प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन इसको प्रूफ किया था हमारे लिए वेव ऑप्टिक्स में हाइजन सर ने, जो कि हम पहले कर चुके हैं। अगला जो है वो है ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड अ नॉर्मल रे ऑल लाई ऑन द सेम पॉइंट ऑन द सेम प्लेन। यही है। देखो भाई, ये आई अपनी इंसिडेंट रे, ये गई अपनी रिफ्लेक्टेड रे, एंड दिस इज नॉर्मल, ऑल लाई ऑन द सेम पॉइंट। हो गया ना लॉ प्रूफ। मूविंग फॉरवर्ड फटाफट देखते हैं हमारा मिरर फार्मूला। दिस मिरर फार्मूला स्टेट्स दैट 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अभी अगर हम बात करें मिरर्स की तो वी हैव मिरर्स ऑफ टू टाइप, कॉन्वेक्स, कॉनकेव। कॉन्वेक्स जो होता है ना, इसमें देखो ये मिरर ऐसा, तुम चम्मच देते हो, चम्मच अगर उल्टी कर दोगे ना तो ये मिरर बनता है, ये पूरा साइड इसका रिफ्लेक्ट नहीं हो जाएगा। और कॉनकेव में केव बनेगा, मतलब ये चम्मच है और ये आ गई हमारी प्रिंसिपल एक्सेस, इस पे है प्रिंसिपल एक्सेस। इसका जो फॉर्मूला है वो है क्या, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। what is u here? It is the object distance. What is v here? It is image distance. What is f here? It is focal length. हाँ ठीक है। आगे बात करते हैं फोकल लेंथ ऑफ द मिरर की। जो फोकल लेंथ होती है ना वो उस मिरर के रेडियस के हाफ होती है। हाँ, सपोज़ जो तुम्हारा ये वाला मिरर था, ये ना एक बहुत बड़े ग्लास के स्पेयर तुमने काटा, फिर ऐसे तुमने मिरर बना दिया पॉलिश वगैरह करके। तो इस ग्लास स्लैब का जो रेडियस रहा होगा ना, जो कि अब इसका भी रेडियस है, इसी को हम रेडियस बोलते हैं, और इसकी जो फोकल लेंथ है वो होती है r/2, यानी कि रेडियस अपॉन 2। बस। मूविंग फॉरवर्ड वी विल नो अबाउट मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द स्फेरिकल मिरर। मैग्नीफिकेशन क्या होती है, तुमने उस इमेज को कितना लार्ज किया, कितना डिमिनिश किया, फलाना ढिकाना, वो होगी तुम्हारे लिए मैग्नीफिकेशन। एंड दिस इज इफ दिस इज m, दिस इज m इफ दिस इज मैग्नीफिकेशन। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा इमेज डिस्टेंस अपन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या फिर नेगेटिव ऑफ, यहाँ पे था इमेज साइज अपन ऑब्जेक्ट साइज, या फिर नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस अपन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या फिर फोकल लेंथ अपॉन फोकस माइनस
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या फिर फोकल लेंथ माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन फोकल लेंथ। इसके हैं हमारे पास भाई 1 2 3 4 फार्मूलाज। तुम्हें कौन सा याद रखना है? जो तुम्हारी इच्छा। बेसिक ये है, उससे बेसिक ये है। अब तुम 11वीं में मतलब 10वीं में हो तो ये दोनों याद रखो, अगर तुम 12वीं में हो तो तुम ये दोनों भी याद रख सकते हो। इट्स अंडर योर कैपेसिटी। अभी अगर तुम्हारी मैग्नीफिकेशन जो तुम निकाल रहे हो वो एंड में नेगेटिव आ रही है ना, पूरा सॉल्व करने के बाद, इसका मतलब है कि जो इमेज होगी वो रियल होगी और साथ में पॉजिटिव होगी और वर्चुअल भी होगी। रियल ऑब्जेक्ट के लिए, जो ऑब्जेक्ट हमेशा रियल होता है, मतलब हमने जो मिरर फार्मूला देखा अभी ये वाला, उसमें जब भी हम ये साइन कन्वेंशन वगैरह लेंगे, इस मिरर के लिए रियल ऑब्जेक्ट जो होगा यू हमेशा नेगेटिव होगा, लेकिन इसमें जो वी होगा वो पॉजिटिव होगा एक वर्चुअल इमेज के लिए, और वी नेगेटिव होगा एक रियल इमेज के लिए। इसमें जो यू है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मिरर कोई भी हो रहेगा पॉजिटिव ही। अभी हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हो गया हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, देखेंगे लाइट के द्वारा की गई रिफ्लेक्शन। व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, देन इन द सेकेंड मीडियम इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ motion change. This is called refraction of light. The refraction of light takes place according to the following two law known as law of refraction. जो पहला वाला लॉ है वो ये बोलता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, इट इज सेम एज द रिफ्रैक्शन। ठीक है। उसके बाद सेकंड लॉ बोलता है कि अगर हम रेशो लेते हैं साइन आई बाय साइन आर का, तो ये एक कांस्टेंट आएगा एन, और इसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ, या फिर ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है। देखो भाई डिटेल में यहाँ पर, अगर ये तुम्हारे पास कोई मीडियम है, सपोज ये तूने लिया है ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब क्या होता है? अपनी लैबों में देखा होगा कि भाई एक ग्लास का है ना बॉक्स रहेगा, क्यूबॉइड, किसी काम का नहीं है सच बताऊँ तो, बस तुम्हें बताने के लिए कि लाइट कैसे बेंड होती है। सपोज़ ये ग्लास स्लैब पे तुमने बनाया एक नॉर्मल, एंड दिस लाइट रे इज़ कमिंग फ्रॉम समवेयर, सपोज फ्रॉम इन्फिनिटी आ रही है, कहीं से भी आए हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे मीडियम में जाते ही इसके साथ दो चीज़ें होंगी, ये इसका मीडियम वन, इसका मीडियम टू। इस वाले मीडियम में जो इसकी वेलोसिटी है ना लाइट की, वो ज़्यादा होगी, और मीडियम टू क्योंकि थोड़ा डेंसर मीडियम है इसलिए इसकी जो वेलोसिटी है ये कम हो जाएगी। इसलिए इसकी जो पाथ है इसमें थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आ जाएगा, मतलब ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, नहीं तो इसको जाना चाहिए था ऐसा, है कि नहीं। अभी इसको बोलते हैं हम बेंडिंग ऑफ लाइट, और यही होता है रिफ्रैक्शन में। रिफ्रैक्शन में कुछ नहीं होता, व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर यानी कि एयर टू डेंसर मीडियम यानी कि स्लैब, द speed of light changes, due to which its direction also changes, and the incident ray remain the constant, but the reflected ray bend towards the normal। ये थोड़ी सी तरफ बढ़ गई। अब अगर हम देखा अभी डेंसर टू रेयर आ जाएंगे तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड रहेगी, रेयर टू डेंसर टू रेयर, हाँ रेयर, सॉरी सॉरी, तो ये हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर डेंसर टू रेयर में जाएंगे ना तो ये हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और अगर हम रेयर से डेंसर में चले जाते हैं तो ये हो जाएगी टूवर्ड द नॉर्मल। ठीक है। सेकंड लॉ हमने क्या देखा था, इसका सेकंड वाला लॉ हमने देखा था कि भाई जो रिफ्रैक्टेड इंडेक्स होता है इसका, रिफ्रैक्टेड इंडेक्स को क्या बोलते हैं अपन, म्यू। ये होता है रेशो ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो ऑफ द इंसिडेंट विद द ट्रिग्नोमेट्रिक कांस्टेंट साइन विद साइन आर, यही देखा था। इसी चीज़ को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। देखो अब 10वीं वालों, दिस थिंग इज़ नॉट रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये तुमसे पूछी नहीं जाएगी, लेकिन 12वीं वालों ये तुम्हारे लिए वरदान है, इस पर सारी सारी डेरिवेशन हो जाती हैं। हाँ यहाँ पे भी जो आई है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो आर है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और क्या नॉर्मल जो है, मतलब ये जो म्यू लिखा है इसकी जगह हम लिखते हैं एन,
ये जो म्यू है या एन है, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। अगली चीज़ है हमारे पास refractive index of two medium with respect to the medium 1 is denoted as n2 and defined as, कुछ नहीं है, हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। सपोज द अबव वन इज़ मीडियम वन, जिसको हम बोल देते हैं म्यू वन। द लोअर वन इज़ मीडियम टू, जिसको हम बोलते हैं मीडियम टू। हमने थोड़ी देर पहले देखा था, इसमें वही है। यहाँ पे ये नॉर्मल है, दिस इज़ द इंसिडेंट रे, दिस इज़ द रिफ्रैक्टेड रे, एंड इसको ऐसे जाना चाहिए था, है ना। यहाँ पे इंसिडेंस, यहाँ पे आर। अभी जो म्यू होता है, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, सपोज म्यू टू विद रिस्पेक्ट टू वन, या फिर इसको हम एन टू विद रिस्पेक्ट टू वन भी बोलते हैं। ये होता है एन टू बाई एन वन, एन टू बाई एन वन, ठीक है। या फिर ये होता है वी वन बाई वी टू, या फिर ये होता है wavelength of the medium 1 upon wavelength in the medium 2. Again, for class 10th, you only have to remember this, and for class 12th, you have to remember this also. देखो ये वाला जो है ना, लास्ट वाला, दिस इज़ नॉट रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट दिस वन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसके बाद आती है हमारी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। दिस टॉपिक इज़ नॉट फॉर 10th, बट दिस टॉपिक इज़ फॉर 12th। 10th वाला पढ़ भी लोगे तो कुछ नहीं होने वाला। देखो भाई, सपोज़ तुम्हारे पास एक लाइट थी, वो गई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, और फिर वो आ गई दोबारा उसी मीडियम से, मतलब दोबारा उसी मीडियम से पहले मीडियम में, है ना। तो एंड ऑफ द डे तुम्हारे पास वेलोसिटी कितनी आई लाइट की, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आया दोनों को देख के? वन, है ना, वन ही आएगा। अगर तुम इसको देखो और फिर बोलना चाहो तो इसको ऐसा बोल सकते हो ना कि ये हो जाएगा 1/1 and 2, राइट। बस यही है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, और कुछ भी नहीं है। अभी this is your slab, and here is a normal, this light coming from somewhere, this is angle of incidence, and इसने ये कर दी बेंडिंग। लेकिन इसको कैसे जाना चाहिए था? इसको जाना चाहिए था एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट। इसकी बेंडिंग हुई, फिर यहाँ पे दोबारा एक नॉर्मल आ गया। अब जब बेंडिंग हुई और ये दूसरे मीडियम में दोबारा गया, जो कि पहला वाला ही था एयर, तो ये दोबारा ऐसी सी डायरेक्शन में चल जाएगा। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, यहाँ पे ये इंसिडेंस हो गया, और ये रिफ्रैक्शन हो गया। तो देखो भाई, एंड ऑफ द डे तुम्हें एक चीज़ मिलेगी कि ये दोनों जो है ना, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में जा रहे हैं, और इस चीज़ को हम बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, राइट। और अगर हम इसे डिनोट करें डी से, तो इसका एक फॉर्मूला निकल के आता है बहुत बढ़िया सा। देखो, जो डी होता है विथ इज इक्वल्स टू टी टाइम्स साइन इंसिडेंस वाले एंगल माइनस रिफ्रैक्शन वाला एंगल अपॉन, मतलब यहाँ अपॉन क्यों आएगा, यहाँ अपॉन कॉस रिफ्रैक्शन वाला एंगल। और ये जो सारे के सारे एंगल्स हैं ना, ये इसके हैं, है ना, ये वाले, ये इस वाले के नहीं कंसिडर करेंगे अपन। आगे आ रहे हैं इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे शानदार और मेरे फेवरेट टॉपिक, क्रिटिकल एंगल, सबसे आसान, और साथ में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर क्लास 12th एंड 10th दोनों के लिए। सपोज यू आर हैविंग अ सरफेस, और ये बात चलिए रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, हम है ना, ऊपर वाले को हम लेते हैं रेयर, नीचे वाले को ले रहे हैं डेंसर, और इस बार जो लाइट है वो डेंसर से जा रही है रेयरर में, ठीक है। सपोज यहाँ से लाइट गई, तो ये कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट। ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर, और ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर हमने इस एंगल को और बड़ा कर दिया, इस आई को, तो क्या होगा, ये और नीचे झुक जाएगी, है कि नहीं। ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा आर। अभी मैंने ना इस एंगल को इतना कर दिया, इतना कर दिया कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे थी, ये यहीं
इसी सरफेस के अलॉन्ग चली गई, एकदम परपेंडिकुलर बना दिया उसने, और ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके कारण यहाँ पे ये जो रे रिफ्रैक्ट हुई थी, इसका एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री बन गया। इस इंसिडेंट को हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल, ठीक है। एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट। क्रिटिकल एंगल के लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली, तुम्हारी जो रेज आ रही है ना वो टेंसर से रेयर में आनी चाहिए, तभी क्रिटिकल एंगल वहाँ से बन सकता है कि नहीं। फिर तुम्हारे पास जो सरफेस है वो स्मूथ होना चाहिए, शाइनी होना चाहिए। शाइनी हो ना हो क्या फ़र्क पड़ता है। और हमें इसको निकालने के लिए एक फार्मूला है हमारे पास। इसको अगर हम आई सी कंसिडर करते हैं, आई सी, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर है, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1/sin आई सी लिख सकते हैं। ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये होता है 1/sin क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अगर क्रिटिकल एंगल निकालने को आ रहा है तो यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन फाइंड द क्रिटिकल एंगल। देखो जी, टी आई आर है ना, टी आई आर, ये बहुत फेवरेट है सीबीएसई का, बोर्ड का, तुम्हारे एमपी बोर्ड का, तुम्हारे आरजे बोर्ड का, या फिर सारे बोर्ड्स का फेवरेट है टी आई आर, और सबसे आसान भी है। ये दोबारा रेयर मीडियम, मतलब ये वाला डेंसर मीडियम, ये वाला रेयर मीडियम, लाइट इज़ कमिंग फ्रॉम हेयर, लेकिन इस बार इसका जो एंगल है वो अपने क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा होगा। टी आई आर वाला जो एंगल है, अपना टी आई आर जो एंगल है क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा होगा। तो इसकी वजह से होगा ये कि यहाँ पे जो लाइट सीधी जा रही थी, अब ये सीधी जाएगी ही नहीं, अब ये वापस इसी मीडियम में फॉल बैक हो जाएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो यहाँ पे ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होना चाहिए था, लेकिन रिफ्लेक्शन हो गया। अगर तुम्हें थ्योरी आती तो वेरी गुड, नहीं आती तो मैं बताता हूँ ना। यहाँ पे टोटल इंटर रिफ्लेक्शन टी आई आर, when a ray of light travel from denser medium to rarer medium is incident at the interface of two medium at the angle greater than the critical angle from the two medium, the ray is totally reflected back to the denser medium. This phenomenon is called total internal reflection. This occurs only when the angle of incidence is in denser medium is greater, not equal, than critical angle. If I is greater than the critical angle, then the TIR will happen. इसके लिए अगर हमें एग्जांपल चाहिए तो बेस्ट एग्जांपल जो होता है वो हमारी ऑप्टिकल फाइबर। इसका क्या था हमारा रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला। उससे पहले हम जानेंगे कुछ लेंस के बारे में। लेंस होते हैं कॉन्वेक्स प्रकार के और कॉनकेव प्रकार के। जो कॉन्वेक्स प्रकार के लेंस होते हैं ना, वो होते हैं कुछ ऐसे, इनको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ये होते हैं इस प्रकार के, इनको हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। अभी इनमें ना हो सकता है कि दोनों बाइफोकल लेंथ हो, यानी कि दोनों साइड की जो लेंस हैं, ऐसे मतलब ये दोनों साइड जो कर्व दिख रहे हैं तुम्हें, इनकी फोकल लेंथ रेडियस वगैरह से बराबर हो, या फिर उससे ना हो। और साथ ही हम जानते हैं अगर हमें ज़िंदगी चैन से जीनी है तो हमें अपने आसपास की चीज़ों को जानना पड़ेगा, इसलिए हमें ये फार्मूला मिल गया जानने के लिए। ये है N2/V माइनस N1/U इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1/R। क्या फार्मूला था, चलो बताओ मुझे। N2 माइनस N2/V माइनस N1/U इक्वल्स टू N2 माइनस N1/R। R क्या हो गया भाई, लेंस का रेडियस। ये क्या हो गया भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये क्या हो गया भाई, image distance. What is n1? n1 is the medium from which the light is coming. Suppose this was your lens, लेंस थोड़ा सा अजीब बन गया, सॉरी। दिस वॉज योर लेंस। ये देखो लाइट जहाँ से आ रही है ना, वो है तुम्हारा n1। लाइट जिसमें जा रही है यानी कि इस लेंस के अंदर, ये लेंस किसी मीडियम का होगा, इसके अंदर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, n2, ठीक है। तो यहाँ n2, यहाँ n1, यहाँ पे N2 N1 तुमने देख लिया, एंड दिस इज बेसिकली योर फार्मूला जो कि तुम्हें याद रखना है। N2/V माइनस N1/U इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1/R। वेरी इजी।
अभी आगे बढ़ते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ एक कमाल की बात। हमने जो फॉर्मूला देखा ना अभी, इसमें नॉर्मल लेंस कैसा होता है ऐसा, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल लेंस नहीं है। यहाँ पे इन लोगों ने जो है फार्मूला दिया, ये था सिर्फ एक स्पेरिकल सरफेस के लिए है। ये स्पेरिकल सरफेस, इसका कुछ ना कुछ रेडियस रहेगा, कुछ फोकल लेंथ रहेगी और यही सब। तो ये फार्मूला इसके लिए था, क्या था भाई, n2 माइनस n1 अपॉन r इज इक्वल्स टू n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू। अगर हम रेयर से मतलब डेंसर से रेयर में रहें, डूइंग दिस सेम, हमें जो फार्मूला मिलेगा उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा, बस जो n1 है वो n2 की जगह ले लेगा और n2 n1 की। ठीक है, अब आता है भाई हमारे पास अगली इंपॉर्टेंट चीज़, इसका नाम है लेंस मेकर्स फार्मूला। 1/f इज इक्वल्स टू n2 बाई n1 माइनस 1 मल्टीप्लाई टू 1/r1 माइनस 1/r2। बड़ा आसान फार्मूला है ना। तो देखो भाई, दिस इज योर लेंस। सपोज ये वाला जो लेंस है ना, इसका रेडियस इज r2, इस वाले लेंस का रेडियस इज r1, है ना। साथ में हमारा जो एयर है, मतलब आसपास का जो मीडियम है, ये n1, और ये दोनों ना एक ही मीडियम के होने चाहिए। इनका जो मीडियम है ये n2, राइट। हमारा जो फार्मूला निकल के आया था वो आया था लेंस मेकर फार्मूला इज इक्वल्स टू 1/f। ये छोटा वाला होता है, बड़ा एफ मतलब देना, टीचर मार्क्स नहीं देगा तुम्हारा। ये हो जाएगा n1 मतलब n2 अपॉन n1 माइनस 1 n2 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ठीक, और जैसा मैंने तुम्हें बता दिया कि जो एफ है वो फोकल लेंथ, उसके बाद जो n2 है वो है यहाँ पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, 1/r1, r1 इज़ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट लेंस एंड r2 इज़ द रेडियस ऑफ द सेकंड लेंस। खत्म। लेकिन 10th वालों, दिस इज़ नॉट फॉर यू। डायग्राम हमारे लिए सेम रहेगा, तुम्हें प्रूफ कुछ नहीं करना है। तुम्हें बस एक फार्मूला है इस लेंस के लिए, और वो होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, where v is the focal length and u is the मतलब f is the focal length, v is the image distance, u is the object distance। अब अगर ये लेंस है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मैग्नीफिकेशन तो होगी। मैग्नीफिकेशन क्या होती है भाई, ए तो एम होती है भाई। एम क्या होती है भाई, पहले क्या देखा था, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, ये उनकी हाइट है, इक्वल्स टू वी बाई यू इक्वल्स टू एफ अपॉन एफ प्लस यू इक्वल्स टू एफ प्लस वी अपॉन एफ। ये तो हमारे पास चार का चार फार्मूला है। अगेन फॉर क्लास टेंथ you have only these two important formulas, but for class 12th you should remember these all formulas। अब एक चीज़ होती है, इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। तुमने सुना होगा जिनका चश्मा लगा होता है उनको बोलते हैं कि तुम्हारे चश्मे की पावर कितनी है। दिस थिंग इज नोन एज पावर ऑफ लेंस, कि उनका चश्मा कितना क्लियर, कितना दूर का, कितना सटीक तरीके से दिखा सकता है। तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है P इज इक्वल्स टू 1/f। और ये f जो होता है ये हमेशा 100 सेंटीमीटर में ही होता है, या फिर ये होता है हमेशा 1/f ओनली इन मीटर्स। इसकी जो ऐसी यूनिट होती है ना वो होती है डायप्टर, ठीक है, DIOPTRE। इसको ड्रोन कर दें डी से, ये याद रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर तुम्हारे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशन अगर लेंस के, तो यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड ऑफ दैट, you just have to do algebraic sum। So suppose you have to find the net power of so many lenses which are placed in the same axis, you will just do normal sum of all those lenses। उनके पावर प्लस में हो चाहे माइनस में हो, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम प्लस कर देंगे उनके साइन को पुट करते हुए। इसके बाद जो आई पी चीज़ आती है वो आती है हमारे पास प्रिज्म। प्रिज्म क्या हुआ है, अभी देखो भाई, प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म ना कुछ नहीं होता है, क्लास का एक ट्रायंगल होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रिज्म। क्लास का बना होता है, इसकी हर एक साइड सेम मीडियम की होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबका सेम होता है। अब अगर हम इससे यहाँ से कोई लाइट पास करें तो ये उस लाइट को अपने नेटिव फॉर्म में ट्रांसफ़र कर देगा, और ये कर देगा भाई टोटल, उसको ब्रेक कर देगा और उसके नेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। इसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। वाइट लाइट पास करोगे तो हो जाएगी वेबियर कलर में, यानी कि रेनबो के कलर में।
वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, है ना। तो देखो प्रिज्म सिर्फ इतनी सी कहानी नहीं है, यह है क्लास 10th के लिए। हम हैं क्लास 12th में, तो हम करेंगे थोड़ी और बड़ी कहानी। प्रिज्म यहाँ से आई है एक, सपोज यही लाइट, ऐसी लाइट आ रही है अभी अपने पास, लाइट फिर यहाँ गई ट्रांसफ़र, यहाँ से निकल गई, ये हो गया इसके लिए एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये हो गया इसके लिए एंगल ऑफ, नहीं नहीं गलत, ये देखो यहाँ नॉर्मल, यहाँ नॉर्मल, ये हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे ऐसी बात होती है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ री इमर्जेंस के। एंगल ऑफ इंसिडेंस नेवर इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बट इट इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है, इन द प्रिज्म। अब इसमें ना एक चीज़ होती है, सपोज अपनी जो रे आई थी ये आगे एक्सटेंड हुई, ये जो रे निकली ये भी आगे एक्सटेंड हुई, तो दे विल मीट समवेयर, और है ना उनने यहाँ पे एंगल बनाया। दिस एंगल इज़ नोन एज डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस एंगल ऑफ डेविएशन अपॉन 2 होल अपॉन साइन ए बाय 2। दिस टॉपिक इज ऑफ प्रैक्टिकल्स, प्रैक्टिकल तुम्हारे हो गए होंगे, फिर होने वाले होंगे, जब भी देखो पढ़ लेना। आ रही वाली चीज़ मुझसे तो पूछ ली थी उन्होंने और मैं बता नहीं पाया था। ये देखो ये जो हमारे लिए फॉर्मूला था ना, ये वरदान था, ये ए जो था ये था एंगल ऑफ द प्रिज्म। यहाँ पे ना प्रिज्म के कोई ना कोई तो एंगल होगा, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। यहाँ पे भी देखो एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक। अब ये जो डेल्टा था ये क्या था, डेविएशन एंगल वाला। यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा था वो ये वाला यहाँ और इसके बीच में। तो यहाँ से फार्मूला आ गया हमारे पास म्यू इक्वल्स टू साइन ए प्लस एंगल ऑफ डेविएशन अपॉन 2 होल अपॉन साइन ए अपॉन 2। ईजी। अब हम करेंगे वार्तालाप कुछ कंपैरिजन के ऊपर जो कि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के लिए होती है। सबसे पहले बता माइक्रोस्कोप क्या होता है, टेलीस्कोप क्या होता है। माइक्रोस्कोप इज़ यूज्ड टू सी very very small things larger, and telescope is used to see a very very far distant thing to very near to us। अभी देखो भाई हम बात करेंगे डेफिनेशंस की। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, इट इज़ अ सिंगल कॉन्वेक्स लेंस और स्मॉल फोकल लेंथ। सिंपल माइक्रोस्कोप ना एक चीज़ होती है जिसमें सिर्फ एक ही लेंस होता है, और इसकी जो मैग्नीफिकेशन होती है ये बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ये बहुत कम होती है, इसलिए इसको हम लोग कम ही यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इन आर लेबोरेटरीज, इन आर स्कूल्स, कॉलेजेस, फॉर the experiments, like we have traveling microscope in our physics lab, we have microscope in our biology lab. These all microscopes are compound microscopes। इसके अंदर होते हैं दो लेंस, एक होता है आई बीस लेंस और एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, आई बीस लेंस बहुत छोटा होता है, और इन दोनों की जो फोकल लेंथ होती है वो बहुत ही कम होती है। ये दोनों इस तरीके से एडजस्ट हुए होते हैं एक दूसरे के साथ कि बहुत बहुत छोटी चीज़ को ये बहुत बड़ा दिखाते हैं, और इनकी जो इमेज बनती है ना ये कभी भी रियल और इन्वर्टेड नहीं बनती है, हमेशा वर्चुअल बनती है। अब आती है हमारे उस बात रिफ्रैक्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में मतलब एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ हुई क्योंकि वो तो तारे देखने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद रिफ्रैक्टिंग, देखो टेलीस्कोप दो तरीके होते हैं, एक होता है रिफ्रैक्टिंग, होता है रिफ्लेक्टिंग। हमारे सिलेबस में रिफ्लेक्टिंग तो नहीं है, सिर्फ रिफ्रैक्टिंग है। तुम्हारे सिलेबस में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ये एक टेलीस्कोप दिया इसमें ये प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी कुछ भी हो, जो तुम्हारा आंसर होगा ना वो रिफ्रैक्टिंग ही होगा, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में यही है, और वो इतने बकलवाल नहीं है कुछ भी दे दें। इट कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर, ऑल्सो an eye lens of small aperture and small focal length। इसमें ना भाई दो लेंसेज होते हैं। पहला एक ऑब्जेक्ट लेंस जिसका जो फोकल लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अपर्चर भी बहुत बड़ा होता है इसका। और दूसरा जो लेंस होता है वो होता है फोकल लेंस वाला छोटा लेंस, आई पीस लेंस, और इसका जो अपर्चर होता है वो छोटा होता है। मूविंग फॉरवर्ड विल टॉक अबाउट द मैग्नीफिकेशन ऑफ बोथ दीज, मतलब ऑल दीज
माइक्रोस्कोप से टेलीस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफिकेशन होगा वो कुछ नहीं होगा, होता है m=1 + d/f। डी क्या है भाई? देखो भाई, जो डी होता है इज नथिंग बट द डिस्टेंस जो कि हमारी आई सबसे नियर में दिख सकती है, उससे फास्ट में अगर आए तो हमारी आँख खराब हो जाएगी। ये डिस्टेंस पे जानो कितना होता है? ये डिस्टेंस होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फॉर द सिंपल माइक्रोस्कोप वी हैव द formula of magnification which is m=1 + d/f. For the compound microscope we have formula m=me into mo, eyepiece length into object length। तो उसके लिए सेम ही होगा, है ना? ये होगा 1 - v0/vf मल्टीप्लाई टू 1 + d/ef। fe fe क्या? फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लेंस। एफ हो गया फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव पीस लेंस, या फिर और ये जो वी नॉट है ये है क्या? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द फोकल लेंथ, फ्रॉम द इमेज, फ्रॉम द लेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस। हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, इसके लिए फार्मूला होता है m=-f0 या फिर f ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस अपॉन f ऑफ आई पीस लेंस मल्टीप्लाई टू 1 + f ऑफ आई पीस लेंस अपॉन f ऑफ अपॉन डी इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे पास मैग्नीफिकेशन व्हेन द इमेज इज़ फाउंड एट इन्फिनिटी। जो ऊपर वाली थी ना मैग्नीफिकेशन, वो थी नियर पॉइंट के लिए। अगर तुम्हारे पास कोई लेंस है और या फिर तुम्हारे पास कोई टेलीस्कोप है और माइक्रोस्कोप है, अगर तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे नियर पॉइंट अपनी इमेज बना रहा है, तो उसकी जो मैग्नीफिकेशन होगी वो क्या होगी? कब है? अगर सबसे दूर बना रहा है तो उसके लिए मैग्नीफिकेशन क्या होगी? तो ये तो और आसान हो गया। सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए हो जाएगा m=d/f। डी क्या है? 25 सेंटीमीटर। एफ क्या? फोकल लेंथ ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप जिसमें एक लेंस यूज होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये बस थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, ये है -L/T/f/o/f, मतलब मल्टीप्लाई में f। और रिफ्रैक्टिव एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए ये हो जाएगी f=- ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव पीस लेंस अपॉन फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस लेंस। मूविंग फॉरवर्ड वी विल नो अबाउट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। देखो भाई, जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होता है, दिस टेलीस्कोप्स फॉर्म इमेज free from chromatic aberration and spherical aberration. It is of two types, Newtonian telescope and Cassegrain telescope. This is not in our syllabus. तो within 30 minutes we have completed the entire chapter. थोड़ी सी बकलौली करी वो अलग बात है। If you like the video तुम्हारे अच्छा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जो करना है करो। Have a good day, bye bye, and all the best to class 10th and 12th for your board exams.